नमस्कार। द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हम इतिहास के एक ऐसी मोड़ पर खड़े हैं, एक ऐसी घटना पर बात करने वाले हैं जिसने भारत की तकदीर ही बदल दी। 1857 का विद्रोह। बिल्कुल, 1857 का विद्रोह। और आज हमारी ये जो गहरी पड़ताल है, इसका आधार है अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया का 7वां अध्याय, द रिवोल्ट ऑफ 1857। जी, और हमारा मकसद सिर्फ घटनाओं को एक के बाद एक बताना नहीं है। बिल्कुल नहीं। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर 100 साल के ब्रिटिश राज के बाद ऐसा क्या हुआ, क्या वो गहरी वजह थी कि पूरे उत्तर भारत में असंतोष की आग भड़क उठी। हाँ, मतलब आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक कौन सी कड़ियां थी जिन्होंने मिलकर इस विस्फोटक स्थिति को जन्म दिया। बिल्कुल। तो चलिए कहानी की शुरुआत 100 साल पहले से करते हैं। 1757, प्लासी का युद्ध। यहाँ से उत्तरी भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन की नींव पड़ी। और ठीक 100 साल बाद 1857 में उसी नींव को हिला देने वाला एक जबरदस्त भूचाल आया। लेकिन एक सवाल है, ये जो 100 साल थे 1757 से 1857 के बीच के, क्या ये एकदम शांत थे या ये किसी बड़े तूफान से पहले की खामोशी थी? ये बहुत अहम सवाल है और इसका जवाब है नहीं। ये 100 साल बिल्कुल भी शांत नहीं थे। अच्छा। हमारे स्रोत बताते हैं कि इस दौरान लगातार छोटे बड़े विद्रोह होते रहे। मतलब ये एक सिमरिंग डिस्कंटेंट था। कहीं आदिवासी अपने जंगलों के लिए लड़ रहे थे, तो कहीं किसान लगान के बोझ तले दबे हुए थे और बगावत कर रहे थे। तो गुस्सा और नाराजगी पहले से ही मौजूद थी, बस वो सतह के नीचे सुलग रही थी। हाँ, और ये गुस्सा किसी एक तबके तक सीमित नहीं था। अंग्रेजों की नीतियों की आंच समाज के हर कोने तक पहुंची थी। शासक, सिपाही, जमींदार, किसान, व्यापारी, कारीगर, पंडित, मौलवी, हर कोई किसी न किसी वजह से परेशान था। तो चलिए इसी डिस्कंटेंट की, इसी असंतोष की परतों को एक एक करके खोलते हैं। कहां से शुरू करें? आर्थिक कारणों से? हाँ, मुझे लगता है वो सबसे सही रहेगा, क्योंकि कहते हैं ना, पेट की आग सबसे बड़ी होती है। ईस्ट इंडिया कंपनी की नीतियों ने भारत की जो पारंपरिक अर्थव्यवस्था थी, उसके ताने बाने को ही बिखेर कर रख दिया। और इसकी सबसे भारी कीमत मेरे ख्याल से किसानों ने चुकाई होगी। सबसे ज्यादा अंग्रेजों ने जमीन से लगान वसूलने के नए और बहुत कठोर तरीके लागू किए। टैक्स इतने ज्यादा थे कि किसानों के लिए उन्हें चुकाना लगभग नामुमकिन हो गया था। तो फिर नतीजा क्या हुआ? जाहिर है वो कर्ज के जाल में फंस गए होंगे। बिल्कुल। किसान जो सदियों से अपनी जमीन का मालिक था, वो अब साहूकारों और व्यापारियों के चंगुल में फंस गया। उसे अपनी जमीन गिरवी रखकर ऊंचे ब्याज पर कर्ज लेना पड़ता था। और जब वो कर्ज नहीं चुका पाता तो जमीन हाथ से गई। हाँ, उसकी जमीन छीन ली जाती थी। ये साहूकार और व्यापारी ही अब नए जमींदार बन रहे थे। मतलब किसानों के हाथ से उनकी जमीन भी गई और इज्जत भी। किसानों के अलावा कारीगरों और शिल्पकारों का क्या हुआ? भारत तो अपने हैंडीक्राफ्ट्स के लिए दुनिया भर में मशहूर था। उनका तो और भी बुरा हाल हुआ। एक तो उन्हें जो राजा और नवाबों से संरक्षण मिलता था वो खत्म हो गया, क्योंकि राजा नवाब खुद खत्म हो गए थे। और दूसरा ब्रिटिश पॉलिसीज। हाँ, अंग्रेजों ने एक सोची समझी नीति के तहत भारतीय उद्योगों को बर्बाद किया। इसे आप वन वे फ्री ट्रेड कह सकते हैं। भारत से इंग्लैंड जाने वाले सूती कपड़ों पर तो भारी टैक्स लगा दिया, ताकि वो वहां के बाजार में कम्पीट ही ना कर पाएं। एग्जैक्टली। और इंग्लैंड की मशीनों से बने सस्ते कपड़े को बिना किसी टैक्स के भारत के बाजारों में भर दिया। तो मतलब अपने ही देश में भारतीय जुलाहा, भारतीय कारीगर कंगाल हो गया। मुझे कार्ल मार्क्स की एक बात याद आ रही है। उन्होंने 1853 में लिखा था कि इट वॉज द ब्रिटिश इंट्रूडर हु ब्रोक अप द इंडियन हैंडलूम एंड डिस्ट्रॉयड द स्पिनिंग व्हील। क्या बात है, बिल्कुल सटीक। और इस लिस्ट में एक और वर्ग था जो बहुत ज्यादा नाराज था, पुराने पारंपरिक जमींदार। अच्छा, उनसे उनकी जमीनें छीनी जा रही थी। हाँ, और उनके अधिकार भी। स्रोत एक बहुत चौंकाने वाला आंकड़ा देते हैं। अवध, जो विद्रोह का सबसे बड़ा गण बना, वहां अकेले 21,000 तालुकदारों की जागीरें जब्त कर ली गई थीं। 21,000, ये तो बहुत बड़ा नंबर है। इसका मतलब तो ये हुआ कि रातों रात हजारों ताकतवर, सम्मानित लोग और उनके परिवार सड़क पर आ गए। बिल्कुल। जिनके पास पीढ़ियों से जमीनें थीं, वो अचानक बेरोजगार हो गए। ये तो बगावत का सीधा सीधा नुस्खा है। सही बात है। तो आर्थिक तौर पर तो कमर तोड़ ही दी गई थी। बिल्कुल। लेकिन बात सिर्फ पैसे या जमीन की नहीं रही होगी। नहीं, उनके सम्मान, उनकी सत्ता पर भी सीधी चोट की जा रही थी। और यहीं से हम आते हैं राजनीतिक कारणों पर। जैसे कि अंग्रेजों की वो एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसीज, राज्यों को हड़पने की भूख। हाँ, ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारतीय शासकों के साथ की गई संधियों और वादों को तोड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ी। उनकी कुछ नीतियां तो बनी ही इसलिए थीं कि कैसे भारतीय राज्यों को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया जाए।
सब्सिडियरी अलायंस जैसी, जी। जिसके तहत वो राजा की सेना भंग करके अपनी सेना रखते थे और फिर धीरे धीरे पूरे राज्य पर कब्जा कर लेते थे। और सबसे कुख्यात तो शायद लॉर्ड डलहौजी की डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स थी। हाँ, ये तो सीधी सीधी बेईमानी लगती है। थी कि अगर किसी राजा का अपना बेटा नहीं है तो वो गोद नहीं ले सकता और उसका राज्य कंपनी हड़प लेगी। सतारा, नागपुर, झांसी, कई बड़े राज्य इसी नीति का शिकार हुए। और बात सिर्फ राज्यों को हड़पने तक नहीं रुकी, उन्होंने तो मुगल बादशाह के पद के सम्मान पर भी हमला किया। हाँ, लॉर्ड डलहौजी और फिर लॉर्ड कैनिंग ने ये तक कह दिया कि बहादुर शाह जफर के बाद उनके उत्तराधिकारियों को बादशाह नहीं माना जाएगा और उन्हें लाल किला खाली करना पड़ेगा। ये तो बहुत बड़ी बात थी। भले ही मुगल बादशाह शक्तिहीन हो चुके थे, लेकिन वो भारत की राजनीतिक एकता का एक सिंबल तो थे ही। हाँ, उनके पद का अपमान मतलब पूरे हिंदुस्तान का अपमान। सही कहा। और इस राजनीतिक अपमान के साथ साथ रोजमर्रा की जिंदगी में प्रशासनिक तौर पर भी हालात बहुत खराब थे। कंपनी के प्रशासन में खासकर पुलिस, छोटे अधिकारियों और निचली अदालतों में भ्रष्टाचार चरम पर था। हाँ, आम आदमी के लिए इंसाफ पाना लगभग नामुमकिन था। भारतीयों की नज़र में ये एक विदेशी शासन था, एन एलियन रूल, जो हजारों मील दूर लंदन से चलाया जा रहा था। तो आर्थिक और राजनीतिक वजहें तो साफ दिख रही हैं, लेकिन अक्सर कहा जाता है कि इस विद्रोह में धर्म एक बहुत बड़ा फैक्टर था। क्या ये सच है? ये बिल्कुल सच है। सामाजिक धार्मिक कारण शायद सबसे ज्यादा संवेदनशील थे। पहली बात तो ये कि अंग्रेजों के व्यवहार में एक नस्लीय श्रेष्ठता का भाव था। वो भारतीयों को नीची नज़र से देखते थे, उनका अपमान करते थे। ये बात लोगों को बहुत चुभती थी। यहाँ एक दिलचस्प बात यह है कि अंग्रेजों के कुछ अच्छे कामों को भी शक की नज़र से देखा गया, जैसे सती प्रथा को खत्म करना या विधवा पुनर्विवाह को कानूनी मान्यता देना। ये तो समाज सुधार के काम थे, फिर भी लोग नाराज क्यों हुए? क्योंकि समाज के एक बड़े रूढ़िवादी वर्ग को लगा कि ये गोरे लोग बाहर से आकर हमारे धर्म, हमारे रीति रिवाजों में दखल दे रहे हैं। उन्हें अपनी सामाजिक पहचान पर हमला महसूस हुआ। और ईसाई मिशनरियों की गतिविधियां भी शायद एक कारण थीं। हाँ, वो भी बढ़ रही थीं। स्कूलों में, अस्पतालों में, यहाँ तक कि जेलों में भी धर्म प्रचार की कोशिशें हो रही थीं। लोगों को ये डर लगने लगा था कि अंग्रेजों का असली मकसद पूरे भारत को ईसाई बनाना है। और इसी डर को शायद और पक्का किया 1856 के रिलीजियस डिसेबिलिटीज एक्ट ने। हाँ, इस कानून ने तो आग में घी का काम किया। इसके मुताबिक अगर कोई अपना धर्म बदलकर ईसाई बन जाता है तो भी वो अपने पिता की संपत्ति का वारिस बना रहेगा। इसे लोगों ने धर्म परिवर्तन को कानूनी तौर पर बढ़ावा देने की एक साजिश के तौर पर देखा। तो मतलब माहौल पूरी तरह से तैयार था, हर तरफ से बारूद इकट्ठा हो चुका था। इसी बीच क्या कुछ बाहरी घटनाओं ने भी इस सोच को हवा दी कि अंग्रेजों को हराया जा सकता है? बिल्कुल। पहले अफगान युद्ध में, फिर पंजाब के युद्धों में और क्रीमियन युद्ध में अंग्रेजों को भारी नुकसान उठाना पड़ा था। तो वो जो एक मिथ था कि अंग्रेज अजय हैं, इनविंसिबल, हाँ, वो टूट गया। भारतीयों में एक नया आत्मविश्वास आया। और ये आत्मविश्वास सबसे पहले दिखा उस वर्ग में जो अंग्रेजों की ताकत का सबसे बड़ा स्तंभ था, उनकी अपनी सेना के भारतीय सिपाही। हाँ, सिपाहियों के असंतोष पर आते हैं, जिसने आखिरकार इस बारूद में चिंगारी लगा दी। तो सिपाहियों की नाराजगी की क्या वजह नहीं? क्या वो भी यही सब थीं जो बाकी समाज महसूस कर रहा था? वो सब तो थी ही, पर उनके अपने कुछ खास कारण भी थे। एक तो वही धार्मिक भावनाएं। कंपनी ने सिपाहियों को माथे पर तिलक लगाने, दाढ़ी रखने या पगड़ी पहनने जैसे उनके धार्मिक चिन्हों पर रोक लगानी शुरू कर दी। इससे उन्होंने अपने धर्म पर सीधा हमला माना। और फिर 1856 में वो जनरल सर्विस इनलिस्टमेंट एक्ट आया, जी, जिसके तहत बंगाल सेना के हर नए सिपाही को ये कसम खानी पड़ती थी कि जरूरत पड़ने पर उसे समुद्र पार भी लड़ने के लिए भेजा जा सकता है। और उस जमाने में हिंदुओं के लिए समुद्र यात्रा करना धर्म भ्रष्ट होने जैसा था। सही बात है। इसके अलावा भेदभाव बहुत ज्यादा था। वेतन, प्रमोशन, सेवा की शर्तें, हर चीज में भारतीय सिपाही के साथ दोयम दर्जे का व्यवहार होता था। और जब उन्हें सिंध या पंजाब जैसे विदेशी इलाकों में भेजा जाता तो उन्हें मिलने वाला अतिरिक्त भत्ता, जिसे भट्टा कहते थे, वो भी बंद कर दिया गया। और शायद सबसे बड़ा घाव था अवध का विलय। बंगाल सेना के ज्यादातर सिपाही तो अवध के ही रहने वाले थे। ये एक टर्निंग पॉइंट था। जब उनके अपने राज्य को हड़प लिया गया, उनके नवाब को अपमानित किया गया, तो ये उनके लिए सिर्फ एक राजनीतिक घटना नहीं थी, ये एक पर्सनल ब्लो था। मतलब ये उनके घर की बात हो गई। हाँ, इतिहासकार एस गोपाल ने बहुत अच्छी बात कही है
कि सिपाही असल में वर्दी में किसान था, अ पेजेंट इन यूनिफॉर्म, जिसकी चेतना अपने गांव और समाज से अलग नहीं थी। जब अवध के किसानों पर जुल्म बढ़े तो सिपाही की बंदूक के पीछे का किसान भी तिलमिला उठा। तो माहौल एकदम तैयार था, और फिर आई वो चिंगारी, चर्बी वाले कारतूस। हाँ, सेना में नई एनफील्ड राइफल आई थी और अफवाह ये फैली कि इसके कारतूसों पर जो ग्रीस लगी है वो गाय और सूअर की चर्बी से बनी है। और कारतूस को राइफल में भरने से पहले उसके कवर को दांतों से काटना पड़ता था। जी, मतलब हिंदुओं और मुसलमानों दोनों के धर्म पर सीधा हमला। The grease cartridges did not create a new cause of discontent, but supplied the occasion for the simmering discontent to come out in the open. तो इन कारतूसों ने कोई नई वजह पैदा नहीं की, बल्कि जो गुस्सा पहले से सुलग रहा था उसे भड़कने का मौका दे दिया। बिल्कुल, इसकी पहली झलक बैरकपुर में दिखी, जहां 34वीं नेटिव इन्फेंट्री के एक युवा सिपाही मंगल पांडे ने अपने सार्जेंट मेजर पर हमला कर दिया। 8 अप्रैल 1857 को उन्हें फांसी दे दी गई। लेकिन असली विस्फोट तो मेरठ में हुआ। हाँ, 24 अप्रैल को मेरठ में 3री नेटिव कैवलरी के 90 सिपाहियों ने इन कारतूसों को इस्तेमाल करने से मना कर दिया। 9 मई को उनमें से 85 को नौकरी से निकालकर बेड़ियों में जकड़कर 10 साल की सजा सुनाई गई। ये उनके बाकी साथियों के लिए बहुत बड़ा अपमान था। और अगले ही दिन 10 मई 1857 को मेरठ में विद्रोह की ज्वाला भड़क उठी। सिपाहियों ने अपनी जेल पर धावा बोलकर अपने साथियों को छुड़ाया, अंग्रेज अधिकारियों को मार डाला और दिल्ली चलो का नारा लगाते हुए दिल्ली की ओर मार्च कर दिया। दिल्ली पहुंचकर इन विद्रोहियों ने एक बहुत ही सूझबूझ भरा कदम उठाया। उन्होंने बूढ़े हो चुके मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर को शहंशाह-ए-हिंदुस्तान घोषित कर दिया। ये एक मास्टर स्ट्रोक था। इसने इस विद्रोह को एक अखिल भारतीय पहचान दे दी। मुगल वंश चाहे कितना भी कमजोर हो, भारत की राजनीतिक एकता का प्रतीक था। इस एक कदम ने एक सैनिक बगावत को एक क्रांतिकारी जंग में बदल दिया। तो ये सिर्फ फौजियों की लड़ाई नहीं रही, आम आदमी भी इसमें कूद पड़ा। बिल्कुल। The revolt of the sepoys was accompanied by a rebellion of the civil population. जल्द ही किसान, कारीगर, दुकानदार, मजदूर, जमींदार सब इसमें शामिल हो गए। और उन्होंने अपना गुस्सा कैसे निकाला? उन्होंने शोषण के प्रतीकों पर हमला किया, साहूकारों के बही खाते और कर्ज के रिकॉर्ड जला दिए, अंग्रेजों की बनाई अदालतों, तहसीलों और पुलिस स्टेशनों पर हमला किया। ये एक जन विद्रोह बन गया था। और इस जन विद्रोह के नेता कौन थे? कौन इसे अलग अलग जगहों पर दिशा दे रहा था? अलग अलग केंद्रों पर अलग अलग नेता उभरे। दिल्ली में कहने को तो बहादुर शाह जफर नेता थे, पर असली कमान जनरल बख्त खान के हाथ में थी। और कानपुर में नाना साहेब थे, जो अंतिम पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र थे। सही। लखनऊ में बेगम हजरत महल थीं, बरेली में खान बहादुर और बिहार के आरा में तो 80 साल के एक जमींदार कुंवर सिंह ने विद्रोह का झंडा उठाया। वाह! और झांसी का जिक्र तो करना ही होगा। जाहिर है, रानी लक्ष्मीबाई, जिनका राज्य डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत छीन लिया गया था, उनका नारा मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी आज भी गूंजता है। रानी लक्ष्मीबाई की बहादुरी का आलम तो ये था कि जिस ब्रिटिश जनरल ह्यूग रोज ने उन्हें हराया, उसी ने उनके बारे में लिखा था, हियर ले द वुमन हु वाज द ओनली मैन अमंग द रेबल्स। बिल्कुल, यहाँ वो औरत लेटी है जो विद्रोहियों में अकेली मर्द थी। एक और नाम है जिसका जिक्र जरूरी है, शाहमल। वो उत्तर प्रदेश के बागपत के एक साधारण किसान थे। अच्छा। उन्होंने 84 गांवों के किसानों को इकट्ठा किया, अंग्रेजों की कम्युनिकेशन लाइंस को तहस नहस कर दिया और दिल्ली के विद्रोहियों तक रसद पहुंचाई। तो ये दिखाता है कि ये विद्रोह कितना जमीनी था, कितना ग्रासरूट्स लेवल पर था। जी, लेकिन इतनी बहादुरी और इतने बड़े पैमाने पर भागीदारी के बावजूद आखिर में अंग्रेज इस विद्रोह को दबाने में कामयाब हो गए। हाँ, 20 सितंबर 1857 तक उन्होंने दिल्ली पर दोबारा कब्जा कर लिया। विद्रोह का दमन बहुत ही बर्बरता के साथ किया गया। बहादुर शाह जफर को रंगून भेज दिया गया, जहां गुमनामी में उनकी मौत हो गई। उनके बेटों को दिल्ली में गोली मार दी गई। इस लड़ाई में आम लोगों ने अनगिनत कुर्बानियां दी। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें तो क्या कहेंगे? साफ है कि 1857 का विद्रोह सिर्फ चर्बी वाले कारतूसों का नतीजा नहीं था। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये 100 सालों के आर्थिक शोषण, राजनीतिक नाइंसाफी, सामाजिक धार्मिक मामलों में दखल अंदाजी और फौजी भेदभाव का मिला जुला, एक तरह से कहें तो क्यूमुलेटिव रिजल्ट था। और ये सिर्फ एक सैनिक विद्रोह नहीं बल्कि एक जन विद्रोह था। बिल्कुल। और यहाँ एक सोचने वाली बात यह भी है
एक सवाल जो ये पूरी कहानी उठाती है, विद्रोह के दौरान बहादुर शाह जफर को एक प्रतीक के रूप में चुनना और नाना साहब, रानी लक्ष्मीबाई, कुंवर सिंह जैसे अलग अलग क्षेत्रों और धर्मों के नेताओं का एक साझा दुश्मन के खिलाफ एक साथ आना, ये कहीं ना कहीं एक साझी पहचान की भावना को दिखाता है। हाँ, तो क्या ये विद्रोह अपनी तमाम कमियों और असफलता के बावजूद एक एकीकृत भारतीय राष्ट्र की उस अवधारणा का शुरुआती संकेत था जो मजहबी और इलाकाई पहचान से ऊपर उठकर एक कॉमन एनिमी के खिलाफ लड़ी गई? इस पर जरूर विचार किया जा सकता है। कहानी का अंत उसकी शुरुआत से समझते हैं। सोर्सेज बताते हैं कि विद्रोह को कुचलने की जो शुरुआत हुई वो दिल्ली पर कब्जे से हुई। जब दिल्ली ही अंग्रेजों के पास चला गया तो पूरे विद्रोह का जैसे दिल ही निकाल लिया गया। बिल्कुल, दिल्ली का पतन एक सिंबॉलिक और स्ट्रेटेजिक दोनों तरह से बहुत बड़ा झटका था। इसके बाद एक एक करके सभी बड़े लीडर्स का अंत हुआ। कानपुर में नाना साहब हारने के बाद नेपाल भाग गए। हाँ, उनका क्या हुआ ये आज तक एक रहस्य है। और उनके सबसे काबिल साथी तांत्या टोपे, उनकी कहानी तो और भी आगे तक चली। हाँ, तांत्या टोपे अप्रैल 1859 तक, मतलब लगभग 2 साल तक गुरिल्ला वॉरफेयर से अंग्रेजों को चकमा देते रहे। लेकिन आखिर में उनके ही एक साथी, एक जमींदार ने उन्हें धोखा दिया। ओहो। उन्हें पकड़कर फांसी दे दी गई। और फिर झांसी की रानी, जिनका नाम हम सब जानते हैं। हाँ, वो जून 1858 में ग्वालियर के पास मैदान जंग में लड़ते हुए शहीद हो गई। तो कुंवर सिंह, बख्त खां, मौलवी अहमदुल्ला जैसे बाकी लीडर्स का भी यही अंजाम हुआ। एक के बाद एक इस विद्रोह की सारी मशालें बुझा दी गईं। हाँ, और बनारस जैसे शहरों में तो सोर्स बताता है कर्नल नील ने बेहद क्रूरता से इसे कुचला। आम लोगों तक को फांसी पर लटका दिया गया। ऐसा लगता है कि अंग्रेज सिर्फ जीतना नहीं चाहते थे, वो एक मिसाल कायम करना चाहते थे। बिल्कुल, वो एक दहशत कायम करना चाहते थे ताकि ऐसी हिम्मत दोबारा कोई न करे। 1859 के अंत तक ब्रिटिश अथॉरिटी पूरी तरह से फिर से स्थापित हो चुकी थी और इसके लिए उन्होंने इंग्लैंड से बेहिसाब आदमी, पैसा और हथियार मंगवाए। और सबसे अजीब बात यह है कि इस पूरे ऑपरेशन का खर्चा बाद में इंडियन से ही वसूला गया। हाँ, यानी अपनी ही हार और दबाए जाने का बिल भी उन्हीं को चुकाना पड़ा। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी कहानी है, लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल उठता है, इतना बड़ा विद्रोह जिसमें इतनी हिम्मत और इतना गुस्सा था, वो आखिर फेल क्यों हो गया? कहाँ कमी रह गई? ये $1 मिलियन क्वेश्चन है और सोर्सेज इसके कई कारण बताते हैं। कोई एक वजह नहीं थी, बल्कि कई चीजों का एक साथ होना इसकी विफलता का कारण बना। सबसे पहली और सबसे बड़ी वजह थी ऑल इंडिया पार्टिसिपेशन का न होना। ये थोड़ा हैरान करने वाला है। आमतौर पर हम सोचते हैं कि पूरा देश अंग्रेजों से परेशान था। हाँ, लेकिन ऐसा था नहीं। तो क्या सोर्स बताता है कि हिंदुस्तान के बाकी हिस्सों के शांत रहने की वजह सिर्फ डर था या फिर वहां के लोगों के लिए ब्रिटिश रूल उतना बुरा नहीं था? एक अच्छा सवाल है। डर एक बहुत बड़ा फैक्टर था। हिंदुस्तान के पूर्वी, दक्षिणी और पश्चिमी हिस्से इससे लगभग अछूते रहे। शायद इसलिए क्योंकि वहां इससे पहले हुए छोटे-मोटे विद्रोहों को कंपनी पहले ही बड़ी निर्दयता से दबा चुकी थी। अच्छा। लेकिन इसके अलावा और भी कारण थे। कई देसी राजाओं ने न सिर्फ हिस्सा नहीं लिया, बल्कि अंग्रेजों की एक्टिवली मदद की। मदद की? जैसे? कौन? जैसे ग्वालियर के सिंधिया, इंदौर के होलकर, पटियाला और सिंध के शासकों ने। अच्छा। उन्होंने अंग्रेजों को अपने सैनिक दिए, रिसोर्सेज दिए। उस वक्त के गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग ने खुद कहा था कि इन राजाओं और बड़े जमींदारों ने तूफान को रोकने वाले ब्रेकवाटर्स का काम किया, वरना हम इस तूफान में बह गए होते। मतलब ये अपने ही लोग थे जिन्होंने? बिल्कुल। इसके अलावा साहूकारों और व्यापारियों को लगा कि उनके फाइनेंशियल इंटरेस्ट्स ब्रिटिश राज में ज्यादा सुरक्षित हैं। तो राजा, जमींदार और व्यापारी इन सब ने विद्रोह से दूरी बनाई। लेकिन सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात जो सोर्स में लिखी है वो है उस वक्त के पढ़े लिखे एजुकेटेड इंडियंस का रोल। उन्होंने इसका साथ क्यों नहीं दिया? उनका नजरिया बिल्कुल अलग था। उस वक्त के एजुकेटेड इंडियंस को लगता था कि ब्रिटिश राज हिंदुस्तान में मॉडर्नाइजेशन लाएगा, अंधे विश्वास और पुरानी प्रथाओं को खत्म करेगा। उनके लिए विद्रोह उस प्रोग्रेस के खिलाफ एक पिछड़ा हुआ कदम था, एक फ्यूडल रिएक्शन। मतलब वो इसे आगे नहीं पीछे जाने वाला कदम मान रहे थे। बिल्कुल। इसीलिए एक अनुमान के मुताबिक देश के कुल एरिया का सिर्फ 1/4 और कुल आबादी का 10वां हिस्सा ही इससे प्रभावित हुआ। तो पार्टिसिपेशन की कमी एक बड़ा फैक्टर था। और क्या वजह थी? दूसरा बड़ा फैक्टर था संसाधनों का, पुअर आर्म्स एंड इक्विपमेंट।
इंडियन सिपाहियों के पास तलवारें, भाले और कुछ पुरानी बंदूकें थीं। वहीं दूसरी तरफ यूरोपियन सैनिक एनफील्ड राइफल जैसे उस वक्त के सबसे लेटेस्ट हथियारों से इक्विप्ड थे। मतलब एक तरफ तलवारें और दूसरी तरफ एनफील्ड राइफल, ये तो बराबरी की लड़ाई थी ही नहीं। बिल्कुल नहीं। और अंग्रेजों के पास एक ऐसा ब्रह्मास्त्र था जिसका रेबेल्स के पास कोई तोड़ नहीं था। वो क्या था? इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ। अच्छा। इससे उनका कमांडर इन चीफ दिल्ली में बैठा देश के हर कोने में रेबेल्स की हर मूवमेंट और स्ट्रैटेजी की खबर तुरंत पा लेता था और उसके हिसाब से अपनी सेना को भेज सकता था। हाँ, विद्रोही एक जगह जीतते थे तो उन्हें पता भी नहीं चलता था कि दूसरी जगह से ब्रिटिश सेना उन्हें घेरने आ रही है। तो इन सब कारणों में से पार्टिसिपेशन की कमी, हथियारों की कमी, लीडरशिप की कमी, क्या सोर्स इस तरफ इशारा करता है कि इनमें से सबसे बड़ा गेम चेंजर कौन सा था? अगर सिर्फ एक चीज अलग होती, जैसे मान लीजिए सबके पास एनफील्ड राइफल होती, तो क्या नतीजा बदल सकता था, या फिर असली कमी विजन की ही थी? यही इसका सबसे गहरा पॉइंट है। सोर्सेस साफ कहते हैं कि हथियार और रिसोर्सेज की कमी से भी बड़ी कमी थी लीडरशिप और एक यूनिफाइड आइडियोलॉजी की। विद्रोह में कोई सेंट्रल लीडरशिप या कोऑर्डिनेशन नहीं था। नाना साहेब, तांत्या टोपे, रानी लक्ष्मीबाई जैसे नेता बहादुर जरूर थे, पर वो अपने अपने इलाकों में लड़ रहे थे। उनके सामने ब्रिटिश जनरल जैसे जॉन निकलसन, हेनरी हैवलॉक, लॉरेंस ब्रदर्स थे, जिनके पास बेहतर हथियार भी थे और एक यूनिफाइड कमांड भी। बिल्कुल, एक मिलिट्री स्ट्रैटेजी थी। और आइडियोलॉजी से आपका क्या मतलब है? उनका मकसद तो साफ था, अंग्रेजों को निकालना। मकसद था, पर उसके आगे का प्लान नहीं था। उन्हें ये तो पता था कि अंग्रेजों को हटाना है, पर उसके बाद क्या करना है, इसका कोई क्लियर पॉलिटिकल या सोशल विजन नहीं था। अच्छा। हर ग्रुप की अपनी अपनी शिकायतें थीं। अवध के लोग अपने नवाब के लिए लड़ रहे थे, रानी लक्ष्मीबाई अपनी झांसी के लिए। कोई एक आगे का फॉरवर्ड लुकिंग प्रोग्राम नहीं था। असल में सोर्स कहता है कि उस वक्त तक इंडियन नेशनलिज्म यानी राष्ट्रवाद की वो भावना ही पैदा नहीं हुई थी जो पूरे देश को एक धागे में पिरो सकती। वाह, मतलब एक ही घटना को कोई गैर देशभक्त विद्रोह कह रहा है, कोई आजादी की पहली लड़ाई और कोई सामंतवाद की आखिरी हिचकी। एक ही सच के इतने अलग अलग चेहरे। इन सब कॉन्फ्लिक्टिंग व्यूज के बीच क्या सोर्स कोई कॉमन ग्राउंड या सर्वमान्य निष्कर्ष निकालता है? कॉमन ग्राउंड ढूंढना मुश्किल है, क्योंकि हर व्यू अपने आप में कुछ सच्चाई लिए हुए है। ब्रिटिश हिस्टोरियन सर जॉन सीली ने इसे गैर देशभक्त और स्वार्थी सिपाही विद्रोह कहा, जिसका कोई पॉपुलर सपोर्ट नहीं था। उनके लिए ये बस सिपाहियों की अपनी नौकरी से जुड़ी शिकायतों का नतीजा था, जिसे हम आम भाषा में सिपोइंग म्यूटिनी कहते हैं। एग्जैक्टली। लेकिन डॉक्टर के दत्ता जैसे इंडियन हिस्टोरियंस का कहना है कि ये एक मिलिट्री विद्रोह के रूप में शुरू जरूर हुआ, लेकिन इसका फायदा उन असंतुष्ट राजाओं और जमींदारों ने उठाया जिनके हित ब्रिटिश पॉलिटिकल ऑर्डर ने छीन लिए थे। अच्छा। उनके मुताबिक इसमें कुछ जगहों पर आम लोगों ने भी हिस्सा लिया, लेकिन ये नेवर ऑल इंडियन इन कैरेक्टर था। मतलब ये लोकलाइज्ड था, रिस्ट्रिक्टेड था और पुअरली ऑर्गेनाइज्ड था। हाँ। पर वीडी सावरकर ने तो अपनी किताब द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 में इसे सीधे सीधे आजादी की पहली लड़ाई कहा है। उन्होंने इसे एक प्लान्ड वॉर ऑफ नेशनल इंडिपेंडेंस के तौर पर देखा। हाँ, लेकिन उनके इस व्यू को डॉक्टर आर.सी. मजूमदार जैसे रिस्पेक्टेड हिस्टोरियन ने चैलेंज किया। उनका फेमस कोट है कि ये न तो पहली थी, न राष्ट्रीय थी और न ही आजादी की लड़ाई थी। उनका तर्क वही था कि देश का एक बड़ा हिस्सा इससे अलग था और कई सेक्शंस ने इसका विरोध किया था। इसके अलावा जवाहरलाल नेहरू और एम.एन. रॉय जैसे लोगों ने इसे फ्यूडलिज्म यानी सामंतवाद की आखिरी लड़ाई माना। और मार्क्सिस्ट हिस्टोरियंस वो इसे किसान सैनिक का विदेशी साम्राज्यवाद और देशी आर्थिक शोषण के खिलाफ संघर्ष मानते हैं। इतने सारे अलग अलग इंटरप्रिटेशंस, पर इस सब बहस के बीच क्या कोई ऐसी बात है जिस पर सब एग्री करते हैं? हाँ, एक चीज ऐसी है जिस पर सारे हिस्टोरियंस, चाहे वो ब्रिटिश हों या इंडियन, लगभग एक मत हैं। और वो क्या है? और वो है इस विद्रोह में दिखी हिंदू मुस्लिम एकता। अच्छा। इस पूरे विद्रोह के दौरान हिंदू और मुस्लिम्स हर लेवल पर, सैनिक, नेता, आम जनता कंधे से कंधा मिलाकर लड़े। सबने बिना किसी भेदभाव के बहादुर शाह जफर को अपना बादशाह माना। हाँ, मीरठ से सिपाहियों का पहला इंपल्स ही दिल्ली जाकर मुगल एम्परर को अपना लीडर घोषित करना था। बिल्कुल। मौलाना आजाद कहते हैं कि दो बातें इस दौर में साफ दिखती हैं। एक, मुगल ताज के लिए गहरी वफादारी और दूसरी, आपसी एकता। यहां तक कि कुछ इलाकों में जैसे ही विद्रोह शुरू हुआ, हिंदू मुस्लिम भावनाओं का ख्याल रखते हुए गौ हत्या पर भी रोक लगा दी गई थी। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, खासकर आज के कॉन्टेक्स्ट में। बिल्कुल।
नाना साहिब के सबसे बड़े सलाहकार अजीमुल्ला खान थे और रानी लक्ष्मीबाई की फौज में अफगान सैनिकों का सॉलिड सपोर्ट था। ये साबित करता है कि 1858 से पहले की सियासत में सांप्रदायिकता या कॉम्युनलिज्म की वो जहर नहीं घुली थी जो बाद में आई। ये हार अपने आप में एक बहुत बड़ी कहानी है, लेकिन हार के बाद क्या हुआ वो शायद उससे भी बड़ी कहानी है। विद्रोह दबा दिया गया, पर इसने ब्रिटिश शासन की नींव पर ऐसी चोट की होगी जिसके झटके लंदन तक महसूस हुए होंगे। सोर्सेज इसके परिणाम यानी कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में क्या बताते हैं? झटके बहुत गहरे थे। इस विद्रोह ने ब्रिटिश शासन की पूरी बुनियाद हिला दी। सबसे बड़ा और तुरंत बदलाव था ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अंत। अच्छा, 2 अगस्त 1858 को ब्रिटिश पार्लियामेंट ने एक्ट फॉर द बेटर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पास किया और हिंदुस्तान का शासन सीधे ब्रिटिश क्राउन के अंडर आ गया। तो कंपनी का राज जो लगभग 100 साल से चल रहा था, एक झटके में खत्म हो गया। हाँ, खत्म। तो कंपनी की जगह अब सीधे लंदन से क्वीन विक्टोरिया की हुकूमत चलेगी। बिल्कुल। अब इंडिया का एडमिनिस्ट्रेशन सीधे लंदन से एक सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया के जरिए चलने वाला था, जो ब्रिटिश कैबिनेट का मेंबर होता था। और इंडिया में जो गवर्नर जनरल थे, उनका टाइटल बदलकर वाइसरॉय कर दिया गया। और लॉर्ड कैनिंग जो उस वक्त गवर्नर जनरल थे, इंडिया के पहले वाइसरॉय बन गए हैं। सही। और इसी के साथ क्वीन विक्टोरिया का वो फेमस प्रोक्लेमेशन जारी किया गया जिसके बारे में हमने पढ़ा है। क्या वो एक जेन्युइन चेंज ऑफ हार्ट था या बस एक पॉलिटिकल मूव? ये एक मास्टर क्लास इन पॉलिटिकल मैसेजिंग था। 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद में लॉर्ड कैनिंग ने इसे पढ़कर सुनाया। इसमें वादा किया गया कि अब ब्रिटिश सरकार राज्य हड़पने की नीति जैसे डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स छोड़ देगी। देसी राजाओं के अधिकारों, उनकी शान और सम्मान का ख्याल रखा जाएगा। ये भी कहा गया कि धार्मिक मामलों में कोई दखलंदाजी नहीं होगी। और सरकारी नौकरियों में भी बिना भेदभाव के एजुकेशन और एबिलिटी के बेसिस पर मौके देने का वादा किया गया। हाँ, ये भी कहा गया। और क्या ये वादे, खासकर नौकरियों वाला, सच में पूरे हुए? कागज पर तो सब बराबर थे, पर असल में नियम ऐसे बनाए गए कि ऊंचे पद अंग्रेजों के लिए ही रिजर्व रहें। इंडियन सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के रूल्स इतने मुश्किल थे कि इंडियंस के लिए कम्पीट करना ही लगभग नामुमकिन था। तो कहने को तो इक्वालिटी थी, पर प्रैक्टिस में नहीं। बिल्कुल नहीं। ये एक तरह से गुस्से को शांत करने का तरीका था। और आर्मी में क्या बदलाव आए? आग तो आखिर वहीं से शुरू हुई थी। अंग्रेजों ने वहां क्या सबक सीखा? आर्मी में सबसे बड़े और दूरगामी बदलाव किए गए। उन्होंने डिसाइड किया कि ऐसी गलती दोबारा नहीं होने देंगे। उनकी नई पॉलिसी टिकी थी डिवीजन एंड काउंटरपॉइज के प्रिंसिपल पर। एक मिनट, डिवीजन एंड काउंटरपॉइज, इसका आम भाषा में क्या मतलब हुआ? क्या ये वही डिवाइड एंड रूल है जिसे हम जानते हैं या उससे कुछ अलग? ये डिवाइड एंड रूल का ही एक मिलिट्री वर्जन था। उनका प्लान था कि आर्मी को इंडियन सोसाइटी से काट कर रखा जाए। अच्छा। और आर्मी के अंदर भी ऐसी फूट डाल दी जाए कि वो कभी एक ना हो सके। सबसे पहले इंडियन सोल्जर्स की संख्या घटाकर यूरोपियन सोल्जर्स की संख्या बढ़ा दी गई। रेशियो बदल दिया गया। हाँ, 1857 से पहले का रेशियो 5 इंडियन पर 1 यूरोपियन था। अब बंगाल आर्मी में इससे 1.2 और बॉम्बे मद्रास में 2.5 कर दिया गया। तो इस डिवाइड एंड रूल को आर्मी में कैसे लागू किया गया? जाति, धर्म और क्षेत्र के आधार पर अलग अलग रेजिमेंट्स बनाई गई। सिख रेजिमेंट, गोरखा रेजिमेंट, राजपूत रेजिमेंट। ताकि सैनिक एक दूसरे को भाई न समझें, बल्कि अपनी जाति या समुदाय से पहचान रखें। बिल्कुल, उनमें एक नेशनल आइडेंटिटी न बन पाए। इसके साथ ही मार्शल रेसेस का एक नया कॉन्सेप्ट लाया गया। मार्शल रेसेस, तो ये मार्शल और नॉन मार्शल का लेबल लगाना, ये परफॉर्मेंस पे बेस्ड था या लॉयल्टी पे? ये पूरी तरह से लॉयल्टी पर बेस्ड था। पंजाब के सिख, नेपाल के गोरखा और नॉर्थ वेस्ट के पठान, जिन्होंने विद्रोह में अंग्रेजों का साथ दिया था, उन्हें मार्शल रेसेस यानी योद्धा जातियां घोषित कर दिया गया। और आर्मी में भर्ती उन्हीं इलाकों से होने लगी। हाँ, वहीं अवध, बिहार, सेंट्रल इंडिया और साउथ इंडिया के लोग, जिन्होंने विद्रोह में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था, उन्हें नॉन मार्शल घोषित कर दिया गया। और सबसे इंपॉर्टेंट, आर्टिलरी यानी तोपखाने से सभी इंडियन यूनिट्स को हटा दिया गया। बड़ी बंदूकें अब सिर्फ यूरोपियंस के हाथ में थीं। तो इस विद्रोह का एक परिणाम ये हुआ कि ब्रिटिश अब इंडियन सोसाइटी को और भी शक की नज़र से देखने लगे। बहुत ज़्यादा। सुधार का दौर खत्म हो गया। 1857 से पहले अंग्रेज सती प्रथा हटाने जैसे सोशल रिफॉर्म्स में आगे थे, लेकिन अब वो इंडियन सोसाइटी के ट्रेडिशनल स्ट्रक्चर में दखल देने से बचने लगे। अच्छा। उन्होंने जमींदारों और राजाओं जैसे कंजर्वेटिव लोगों को सपोर्ट करना शुरू कर दिया। पर इससे एक और चीज हुई, रेशियल हेट्रेड यानी नस्ली नफरत बहुत गहरी हो गई। अंग्रेज अब खुद को एक सुपीरियर रेस समझने लगे और वाइट मैन्स बर्डन की फिलॉसफी और मजबूत हो गई।
व्हाइट मैन्स बर्डन, कि हम यहाँ इन अनसिविलाइज्ड लोगों पर एहसान करने आए हैं। हाँ, कि हम यहाँ आज़ाद करने नहीं, शासन करने आए हैं। एजुकेटेड इंडियंस को पावर से जानबूझकर दूर रखा गया, और सोर्सेस कहते हैं कि आगे चलकर इसी फ्रस्ट्रेशन से मॉडर्न नेशनलिज्म का जन्म हुआ। अंग्रेजों की इसी पॉलिसी ने उस राष्ट्रवाद को जन्म दिया जिससे वो सबसे ज्यादा डरते थे। बिल्कुल। तो इस गहरी चर्चा से क्या बात निकल कर आती है? 1857 का विद्रोह संगठन, लीडरशिप और एक साझी विचारधारा की कमी के कारण फेल हो गया। इसका नेचर क्या था, इस पर आज भी बहस जारी है, लेकिन ये साफ है कि ये एक सिपाही विद्रोह से शुरू होकर कुछ जगहों पर आम लोगों के शामिल होने से एक पॉपुलर अपराइजिंग बना, लेकिन पूरे देश का वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस नहीं बन सका। बिल्कुल, और इसके परिणाम भी उतने ही साफ थे। कंपनी राज का अंत, ब्रिटिश क्राउन का सीधा शासन, और सबसे इंपॉर्टेंट, आर्मी और एडमिनिस्ट्रेशन में बांटो और राज करो की नीति की शुरुआत। इसने अंग्रेजों और भारतीयों के बीच एक ऐसी खाई खोद दी जो कभी भर नहीं सकी। सोर्स टेक्स्ट में एक बड़ी दिलचस्प बात कही गई है कि 1857 राष्ट्रीय आज़ादी की लड़ाई शायद इसलिए नहीं थी क्योंकि उस वक्त एक राष्ट्र या नेशन का कॉन्सेप्ट ही नहीं था। लोगों की वफादारी अपने राजा, अपने शहर या अपने समुदाय तक सीमित थी। हाँ, लेकिन टेक्स्ट ये भी कहता है कि इसी विद्रोह ने लोगों में पहली बार एक देश से जुड़ने की उसी चेतना को पैदा करने में एक अहम भूमिका निभाई। तो सुनने वालों के लिए चिंतन का विषय ये है कि 1857 की विफलता भविष्य में होने वाली आज़ादी की लड़ाई की सफलता के लिए एक जरूरी सबक थी। एक ऐसी हार जिसके बिना जीत शायद मुमकिन ही नहीं थी।